आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम रीट लेवल 2 SST की मॉडल पेपर है वो कर रहे हैं और आज का हमारा जो मॉडल पेपर है वो 10वां है। मैं सबसे पहले एक बात आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास है वो ज़्यादा समय है वो नहीं बचा है। हमें अधिक से अधिक मॉडल पेपरों के ऊपर हमें ध्यान देना है और आप सभी को ये बता दूँ मैं कि आप अपना जो निरीक्षण है वो कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर के नंबरों के हिसाब से चलते रहिए और जैसे पहले में ए होगा, दूसरे में बी होगा, इस तरीके से तीसरे में डी होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना मूल्यांकन है वो दर्ज करें। तो इस प्रकार आपको यह पता लगेगा कि हमारा जो अध्ययन है वो कहाँ तक हुआ है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, यह भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताइए। इससे आपका मूल्यांकन होगा और अंदर का जो भाव है वो अधिक जागृत होगा। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए अब सीधी चर्चा करते हैं आज के मॉडल पेपर पे। जो आज का मॉडल पेपर का पहला प्रश्न यानी आज हमने पहले है वो सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है वो रखे हैं और अब हमारा जो स्तर है वैसा ही रहने वाला है। हम पहले सामाजिक अध्ययन का प्रश्न है वो करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आज का वह है यानी 91 नंबर का प्रश्न और हमने 9 मॉडल पेपर है वो इस तरीके से किया है कि 91 से 150 नंबर तक यानी आपको सुविधा रहे। आप 1 से 30 नंबर है वो साइकोलॉजी के आएंगे, 31 से 60 है वो भाषा जो भी लेंगे आप। प्रथम हमने हिंदी ली, हिंदी के आएंगे और 61 से 90 तक है वो संस्कृत भाषा है उसके आएंगे। तो इस तरीके से हमने 9 मॉडल पेपर है वो किए थे। आज हम 10वां मॉडल पेपर है वो हम पहले है हमारा जो सब्जेक्ट है सामाजिक है SST से उसको करेंगे। उसके बाद हम वैसे ही चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे। तो हम सबसे पहले आज हम सामाजिक अध्ययन है उसके प्रश्न है वो करेंगे और हम सामाजिक अध्ययन के ही प्रश्न है अब हमेशा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है निम्नांकित में से किस पूजा ऋग्वेद काल में नहीं होती। किसकी पूजा है वो ऋग्वेद काल के अंदर नहीं होती थी। अग्नि की, पृथ्वी की, लिंग की या वायु की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से किससे पूछा है हमें, ऋग्वेद काल में किसकी पूजा है वो नहीं होती थी। तो वायु की किसकी पूजा है वो नहीं होती थी, वायु की होती थी, लेकिन लिंग की पूजा है वो नहीं होती थी। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। खुदाई हुई उसमें प्रभारी कौन थे, किसके, मोहनजोदड़ो के। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड। तो कौन थे, सन जॉर्ज मार्शल थे। सर जॉन मार्शल है वो उस समय प्रभारी थे। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 हड़प्पा स्थल जहाँ से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए वह है देसलपुर, कालीबंगा, कुंतासी या रंगपुर। तो कालीबंगा से हमें है वो प्रमाण मिले हैं। आप सभी को बता दूं कि हमने जिस तरीके से हमने सभ्यताएं शुरू की है, कालीबंगा की दूसरी हमारी क्लास हुई थी, तीसरी हमारी गणेश्वर की है और इस प्रकार जो पहले जितने भी प्रश्न हैं वो 2024 तक हैं। उन प्रश्नों को हमने एक क्लास है वो शुरू की है। जिन प्रश्नों को सार है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप उसका लाभ है उठा सकते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। अभिधम पिटक में, मलिचंद पन्हों में या विनय पिटक में या मूच पिटक के अंदर। तो गौतम बुद्ध का है वो कहाँ पर है, वो मूच पिटक के अंदर है हमें देखने को मिलता है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्नों के अंदर यानी 9 रत्नों का समूह था। किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। तो कौन शामिल नहीं था, वररुचि, वरामिहिर, धन्वंतरी या फायान। तो इनमें से कौन है वो नहीं था, फायान है वो विदेशी यात्री था तो ये इसके अंदर शामिल नहीं थे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है।
12वीं महेंद्र वर्मन प्रथम दंडिन या नरसिंह वर्मन प्रथम। तो जो मत विलास प्रश्न है इसके है वो महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा है वो दी जाती है? कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को या समुद्रगुप्त को। तो इसका समुद्रगुप्त है वो राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है, अशोक के अभिलेखों की भाषा एवं लिपि है प्राकृतिक व खरोष्टी व अरमाइक या प्राकृतिक ब्राह्मी अरमाइक या ग्रीक जिसे हम यूनानी भी कहते हैं। तो अशोक की जो लिपियों की भाषा है वो प्राकृतिक है, ब्राह्मी भी मिलती है, अरमाइक भी मिलती है, ग्रीक है, यूनानी भी हमें देखने को मिलती है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है और भारत के अंदर पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पर खोली थी? मछलीपट्टनम, सूरत के अंदर, अरमा के अंदर या कलकत्ता में? सबसे पहले सूरत के अंदर है इन्होंने अपना आधिपत्य है वो स्थापित करने का प्रयास किया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 का है, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है वो कहा जाता है? किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? औरंगजेब का, अकबर का, जहांगीर का या शाहजहाँ का? तो आप सभी को मालूम है अकबर ने सबसे ज़्यादा है नवरत्नों के अंदर और यहाँ पर स्थापत्य कलाएँ हैं वो की थी। तो अकबर का समय है वो हिंदी साहित्य का है वो स्वर्ण काल माना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य, निम्बारक, रामानुजाचार्य या चैतन्य महाप्रभु? तो विशिष्ट हैं वो कौन होते हैं? राम है वो विशिष्ट होते हैं। तो इससे हम याद कर सकते हैं राम क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। रामानुजाचार्य इसका रामानुजाचार्य हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था उसका आयोजन है वो हुआ था, कब हुआ था? सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1892 में या सितंबर 1893 में? आप सभी सर्वविदित है कि सितंबर 1893 के अंदर है वो केतड़ी के महाराजा के कहने पर या उसका सपोर्ट मिला था किसको? स्वामी विवेकानंद जी को। उसके बाद इन्होंने कहाँ विश्व शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर है भाग लिया था। शून्य के ऊपर इन्होंने अपने प्रवचन देना शुरू किया था। जनता है वो मंत्र मुग्ध हो चुकी थी। तो ये इसकी सामान्य जानकारी थी। इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रदान की जाती है? स्थानीय निकायों को, राज्य तथा केंद्र को या राज्य को? विशिष्ट संविधान के अंदर जो विशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हम जिसे बोल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र को प्राप्त होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, भारत की जनसंख्या 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी कहाँ पर किसके अंदर दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 18.7%, 21.2% या 17.7% या 20.6%? तो हमें पता है कि 17.7% है 2011 के अनुसार है वो रही है। आपको पूछता हूँ 2001 में कितनी थी? आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब बताइए। प्रश्न नंबर 105 है, सवाना प्रकार की जलवायु विशेषतः किन अक्षांशों के मध्य अवस्थित हैं? सवाना प्रकार की जलवायु है वो पूछी है 20 उत्तरी से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 20 डिग्री दक्षिणी लेकर के 30 डिग्री दक्षिण देशांतर तक होती है, या 30 डिग्री उत्तरी देशांतर से 40 डिग्री उत्तरी देशांतर और 30 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण के मध्य, या फिर 5 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण से 20 डिग्री दक्षिण तक होती है, या फिर 25 डिग्री उत्तर से लेकर के 35 डिग्री उत्तर तक और 25 दक्षिण से लेकर के 35 दक्षिण तक। तो सवाना प्रकार की जलवायु है वो 5 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण के अंदर हम बात करें तो 5 डिग्री दक्षिण से 20 डिग्री दक्षिण के मध्य। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी 106 नंबर का प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद है उसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री परिषद, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति?
तो संघीय अध्यक्ष की है वो लोकसभा अध्यक्ष है वो करेगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं, इनमें से कौन सा कार्य है वो कलेक्टर के द्वारा नहीं होता है। भू राजस्व का एकत्रीकरण करना, कानून व्यवस्था का रख रखाव करना, आयकर का एकत्रीकरण करना या भू दस्तावेजों का रख रखाव करना। तो कलेक्टर के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये एकत्रीकरण करता है, रख रखाव करता है, लेकिन आय का है जो कार्य है ये कलेक्टर का नहीं होता है। भू दस्तावेजों का होता है, कलेक्टर का कार्य है आयकर का एकत्रीकरण है वो इसका नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक है कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते। कहने का मतलब मंत्री परिषद के अंदर है, मंत्री परिषद के अंदर कितने प्रतिशत है वो होने चाहिए, ये हमें पूछा है कितने प्रतिशत है वो होने चाहिए। 10%, 15% या 20% या 25%, कितने प्रतिशत है वो होने चाहिए। 15% होने चाहिए और ये सब पहले है वो 12% किया गया था। वो उसके बाद कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 93वां संविधान संशोधन 2001 के अंदर ये हुआ था। 2003 में इसको परिवर्तित करके 15% है वो कर दिया गया था। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की बात चल रही है वो कब कर, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत या अनुच्छेद 351 के अंतर्गत, 360 के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो हम बात करें वित्तीय की तो वित्तीय है वो 360 के अंतर्गत है वो करता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 110 नंबर का है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करते हुए देता है। यानी उच्चतम न्यायालय का अगर न्यायाधीश है वो पद का त्याग करेगा तो किसको संबोधित करते हुए अपना लेटर है वो प्रस्तुत करेगा। भारत की मुख्य न्यायमूर्ति को, राष्ट्रपति को, कानूनी मंत्री को या प्रधानमंत्री को। तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र है वो लेटर जारी करता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 है, भारत के संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास का अंग है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का अंग है संविधान की उद्देशिका, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, नागरिकों के मूल कर्तव्यों का या मूल अधिकार का। तो जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं उनका क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है, उसका एक अंग है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 112 है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसके अंदर कौन सा है, शिक्षा से अधिकार से संबंधित 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन या 86 का संविधान संशोधन। तो जो 86 का संविधान संशोधन हुआ था वो किस से संबंधित था, संवैधानिक के अंदर शिक्षा का अधिकार है उससे संबंधित है वो था। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया था। जो मूल भारतीय हम कहते हैं कि भारत का संविधान है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था, लेकिन मूल दस्तावेज है वो किसके द्वारा है वो लिखा गया था उसको हमें देख कर के बताना है। नंदलाल बोस के द्वारा या वैहोर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा या वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। तो किसके द्वारा है वो मूल दस्तावेज का है वो किया गया था। तो नारायण रायजोदा, बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजोदा, इसके द्वारा है इसका दस्तावेज हस्तलिखित है वो किया गया था, हाथ से लिखा गया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था या मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन से के लिए एक संकट हो सकते हैं किसी प्रदेश की जीव विविधता के लिए। इन्होंने पूछा है भूमंडलीय तपन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण या शाहकार को प्रोत्साहन देना। क्या पूछा है, संकट हो सकता है किसके लिए, प्रदेश की जैव विविधताओं के लिए संकट है वो कैसा हो सकता है। तो भूमंडलीय तपन के लिए माध्यम से हो सकता है, विखंडन के द्वारा हो सकता है, और आक्रमण अगर कोई करता है उसके द्वारा भी हम जैव विविधता है यानी जीवों के अंदर विविधता, मृत्यु हो सकती है, विविधता आएगी। तो शाकाहारी प्रोत्साहन इसके अंदर से नहीं आएगा। तो इस प्रकार पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन के अंदर है और आप कर लीजिए। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व के अंदर पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है।
15 दिसंबर को, 27 जनवरी को, 5 जून को या 14 अप्रैल को। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, सहारा मरुस्थल से लेकर के भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गर्म धूल भरी पवन है वो मानी जाती है। कहाँ पर सहारा मरुस्थल की बात चल रही है? कहाँ पर सहारा मरुस्थल है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल की बात चल रही है। सिरोको, फॉन, मिस्टल या चिनकू। तो कहाँ पर है? जो सिरोको है, सहारा से हम, मैंने कहा था कि सह से हम याद रख सकते हैं, तो ये कहाँ पर है? इसको हम सह से सिरोको आपको याद करने के लिए बताया था, तो सिरोको इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 118 है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह भू परिक्रमण के कारण या भू परिभ्रमण के देखने, एक तो परिक्रमण है, एक परिभ्रमण है। तो भू परिभ्रमण के कारण या पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, चंद्रमा के परिक्रमण के कारण, तो पृथ्वी का घूमना होता, परिभ्रमण क्या होता है, इस हिसाब से हमारे दिन और रात है उसका निर्माण होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है, सतत पोषकीय विकास की अवधारणा का कौन सा है वो संबंध इसके अंदर दिया हुआ है? संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, संसाधनों के संरक्षण से, संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से या ऊर्जा संसाधनों के विकास से। तो सतत पोषकीय विकास है वो संसाधनों का संरक्षण होगा, उस आगे आने वाली पीढ़ी के काम में है, वो आता जाएगा, हम उसका उपयोग है सही रूप से करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, एक शृंगी गेंडा भारत के किन राज्यों में मूलतः पाया जाता है? एक शृंगी गेंडा यानी एक सींग का गेंडा है वो भारत के कहाँ पर है वो हमें देखने को मिलता है? असम, बिहार के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के अंदर। तो असम, पश्चिम बंगाल के अंदर है ये देखने को मिलता है। यानी 120 नंबर का प्रश्न है वो यहाँ पर छपा हुआ नहीं। अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 122 हम चलते हैं, उसका ऑप्शन हो गया तीसरा। प्रश्न नंबर 122 है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भारत के अंदर शीतकाल के अंदर हो रही है अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, लाल सागर से या भूमध्य सागर से। तो भारत के अंदर हम भारत का नक्शा है वो बनाते हैं। भारत का नक्शा है, इन्होंने कहा है कि इस भारत के अंदर शीत लहर है वो कहाँ से आती है? तो भूमध्य सागर से, इधर से है वो आती है, यहाँ से, तो भूमध्य सागर से है वो आती है। चौथा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 नंबर का प्रश्न है, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, सामोद हवेली जयपुर, सरिस्का पैलेस सीकर, खींवसर पैलेस होटल खींवसर। तो कौन सा है? राज्य का प्रथम हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन जोधपुर को घोषित किया गया था। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन है वो कहाँ से होता है? ब्यावर से, कहाँ से होता है? ब्यावर से, गोटन नागौर से, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ या चित्तौड़ से। तो सफ़ेद सीमेंट का है वो कहाँ से होता है? गोटन नागौर से है इसका होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125 है, लू शब्द से तात्पर्य है थार मरुस्थल में चलने वाली हवाओं से, धूल भरी शुष्क हवाओं से, जल राशियों से युक्त हवाओं से या समतल से बहने वाली, समगति से बहने वाली यानी समान प्रवृत्ति से बहने वाली हवाओं। तो हम किसको, धूल भरी जो शुष्क हवाएं आती, धूल के साथ शुष्क यानी गर्म हवाएं हैं आती, उन्हें हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुओं व नलकूपों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या नहरों के द्वारा? राजस्थान के अंदर कुएं और नलकूप हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा है वो सिंचाई की जाती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है, सबसे शक्कर उद्योग का केंद्र है यानी समुच्चय सबसे पहले है वो कहाँ पर खोला गया था? कोटा, टोंक, भीलवाड़ा के अंदर, उदयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, केशोरापाटन, श्रीनगर, बीकानेर के अंदर, श्री गंगानगर, भोपाल सागर, केशोरापाटन। तो सबसे पहले गंगानगर के अंदर, उसके बाद भोपाल सागर के अंदर, उसके बाद केशोराय पाटन। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न 128 नंबर का, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 13 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को, 16 फरवरी 1527 को या 18 फरवरी 1527 को। जो राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध है वो
खानवा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है? वो नहीं है। इनमें से कौन से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है? वो नहीं है। छगनलाल या जिसे हम छगनराज चौपसनीवाला, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। तो ये छगनलाल है, ये इससे संबंधित है, वो नहीं रहे हैं। तो इसका ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। तो इसके तीनों सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन गलत है और हमें गलत ही पूछा है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 130 है, प्रसिद्ध भक्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यानी भक्त आंदोलन का नेतृत्व वो किसके द्वारा किया गया था? गोविंदगिरी गोपपालिया और पुंजा धीरजी के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा या गोविंदगिरी के द्वारा, जमनालाल बजाज एवं विजय सिंह पथिक के द्वारा, गोविंदगिरी एवं मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो गोविंदगिरी, गोपालिया और पुंजा जी के द्वारा, धीर जी के द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक या राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम को, विशलदेव को, या पृथ्वीराज द्वितीय को, या पृथ्वीराज तृतीय को? तो जो पृथ्वीराज तृतीय हम जिसे राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, या 18 मार्च 1948 को, या 27 दिसंबर 1948 को। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो 18 मार्च 1948 को किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133 है, निम्न में से कौन सा नृत्य है विशुद्ध रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? पुरुषों का नृत्य इनमें से कौन सा है? गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गिर नृत्य या गुदड़ नृत्य? तो इनमें से कौन सा है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा है वो किया जाता? तो गिर नृत्य है, वो होली के अवसर पर किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, पाबूजी के अवतार है वो माने जाते हैं? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? पाबूजी किसके अवतार है वो माने जाते हैं? तो पाबूजी है लक्ष्मण के अवतार है वो माने जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, गरासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? वालर नृत्य, संक्रिया नृत्य, गुड़ला नृत्य या पनिहारी नृत्य? गरासियों के द्वारा कौन सा नृत्य है वो किया जाता है? वालर नृत्य है, वो गरासियों के द्वारा है वो किया जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 136 है, लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, ये सब किसके उदाहरण है या किसको कहा जाता है? राजस्थानी फिल्म सामू माँ के किरदार हैं, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, दुल्हन की साड़ियों के नाम हैं, मोठ की अधिक पैदावार देने वाले किस्मों के नाम हैं। तो ये एक प्रकार के गोटे की शेखावाटी के अंदर है, वो गोटे के प्रकार हैं जिन्हें हम लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी इस प्रकार से है। इनकी मुकेश भी आता है, अनेक इनके नाम हैं। तो लप्पा है वो किनारों के ऊपर जड़ा जाता है, लप्पी सिर ऐसे किनारों सिर के ऊपर और मैन आता वहाँ पर, ये किनारों के ऊपर इस प्रकार ये बीच के अंदर। तो अलग अलग प्रकार के गोटे के प्रकार हैं। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, राजस्थान में भवाई नाट्य कौन सा जन्मदाता थे? भवाई नाट्य के अली बख्श, लच्छीराम, बागजी या बाघाजी या गोपाल जी? तो भवाई नाट्य है राजस्थान के अंदर, भवाई नाट्य है वो बाघाजी को जन्म जाता है वो माना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? कौन जारी करता है मुद्रा? भारत की मुद्रा जारी करने वाला भारतीय रिजर्व बैंक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1982 में, 1986 में, 1988 में या 1991 के अंदर? तो 1986 के अंदर क्या किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो लागू किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? सहकारी बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में,
भारतीय रिजर्व बैंक में या अनुसूचित व्यापारी बैंक के अंदर। तो किसके अंदर? भारतीय रिजर्व बैंक है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है वो खाता नहीं खोल सकता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, सामाजिक अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को समझने में सहायता करेगा। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्या इनका करेगा? या फिर पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करती है इसलिए, या फिर उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं, या फिर प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो क्या पूछा है? निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को कहाँ पर सहायता करेंगे? तो सामाजिक विज्ञान के अंदर विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उनके अंदर, यानी कठिनाइयों का पता चल गया, उसके अंदर हमें क्या करना, निदान करना है। तो ये किसके अंदर? पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शिक्षण विद्या है, हमारी अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए। अगला 142 नंबर का प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर निम्न में से क्या मूल्यांकन का एक वैकल्पिक तरीका है? किसके ऊपर? माध्यमिक स्तर के ऊपर। कौन सा माध्यमिक स्तर के ऊपर हमें पूछा है? खुली पुस्तक परीक्षा, मौखिक विवेचन एवं समझ, सामूहिक परियोजना का आयोजन, उपयुक्त में से सभी। तो माध्यमिक स्तर के ऊपर खुली परीक्षा होनी चाहिए, मौखिक विवेचन भी होना चाहिए और सामूहिक रूप से परिचर्चा भी होनी चाहिए। इस प्रकार इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में निम्न में से क्या स्रोतों की एक विशेषता है वो नहीं है? इनमें से कौन सी सामाजिक अध्ययन के लिए है वो विशेषता है वो नहीं है? छात्रों में लघु रुचियों का विकास करने में सहायक होते हैं। छात्रों में लघु रुचियों के अंदर यह आ गया है कि लघु रुचियां है वो नहीं होनी चाहिए, दीर्घकालीन के अंदर होनी चाहिए। छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करते हैं, यह भी सही है। और भूतकाल में घटित होने वाली घटनाओं का वास्तविक बनाते हैं, यह भी सही है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया और हमें गलत ही पूछा है। प्रश्न के हिसाब से पहला ऑप्शन है इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मध्यकालीन भारत की जानकारी हेतु उपयुक्त स्रोत है वो नहीं है? किसके? मध्यकालीन भारत की कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, यह भी हमें पता होना चाहिए कि मध्यकालीन पूछा है। अशोक स्तंभ का वृषभ शीर्ष मध्यकाल के अंदर कौन सी स्रोत है वो नहीं होनी चाहिए, ये पूछा है हमें। तो ये मध्यकाल से थोड़ी, ये तो कहाँ से हो गया, इसको ध्यान रखना है। भुवनेश्वर का कलिंग मंदिर ये आता है मध्यकाल। हम सामाजिक अध्ययन के अंदर यही तो पढ़ते हैं मध्यकाल के अंदर क्या आता है, उससे जोड़ करके ये प्रश्न है वो बनाया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर या हौज खास स्थित फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। तो अशोक के स्तंभ है, ये मध्यकालीन भारत के अंदर है वो नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शिक्षण विद्या है लगभग समझ के आधार पर भी होती है। अगला प्रश्न यानी 145 नंबर का प्रश्न है, अन्वेषण को सफल बनाने के लिए शिक्षक में निम्न में क्या गुण होना चाहिए? शिक्षक के अंदर कौन सा गुण है वो अन्वेषण का मतलब खोज विधि को बनाने के लिए निरीक्षण करने का होना चाहिए, जागरूकता का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। निपुणता का होना चाहिए, निपुण भी एक होना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, निम्न में से क्या अन्वेषक वही एक दोष पूछ लिया इसके अंदर है? उपयोग को अधिक खर्चीले, इसका उपयोग है अधिक खर्चीले खोज करेंगे तो बहुत से ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, ये भी सही है। इसमें समय बिल्कुल ज़्यादा लगता है, ये भी सही है। छोटी कक्षाएं के लिए उपयुक्त नहीं है, छोटी कक्षाएं हैं, खोज विधि का अन्वेषण है वो नहीं कर सकती। इस प्रकार इसका प्रश्न का है चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है 147 नंबर का, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक का मतलब तार्किक चिंतन का विकास है वो नहीं करते हैं? हाँ और नहीं को हमें क्या करने, गोला कर लेना है। उत्तर मुक्त उत्तर प्रश्नों वाले प्रश्न या अन्वेषणात्मक प्रश्न या विसारी प्रश्न इसके अंदर होता है, इसमें भी होता है, लेकिन बंद प्रश्न के अंदर है हम क्या नहीं कर सकते, तार्किक चिंतन के माध्यम से हम नहीं कर सकते। ऑप्शन दिए होते हैं और हमें उसका ही चयन है वो करना पड़ता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए किसकी लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल है वो देंगे? चूँकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे, अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए, क्या ये होना चाहिए?
बल देंगे, इसके ऊपर हम कैसे देंगे? ये तो लैंगिक ढांचे के विरुद्ध हो गया। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। देखिए इसके अंदर क्या नैतिकता दी गई है। घरेलू कार्यों या कामों को उत्पादक कार्यों के रूप में नहीं देखना चाहिए, गलत हो गया। पुरुष और स्त्री के अंदर भिन्न व्यवसाय, ये भी गलत है। क्यों करेंगे? पुरुष और महिलाएं दोनों है वो कार्य कर सकती है, कोई भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार इस ऑप्शन का है, प्रश्न का दूसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। प्रश्न नंबर 149 है, कौन सी कक्षा 6 के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के लिए संबंध प्रतिफल नहीं होगा? तारों, ग्रहों, उपग्रहों में अंतर करना, क्या बच्चे कर लेंगे अंतर? बिल्कुल कर लेंगे। दिन रात तथा ऋतुओं समझने में प्रदेश, ये भी कर लेंगे। आर्थिक गतिविधियों के नियमों में सरकार की भूमिका का वर्णन करना, यह है वो 6 की कक्षाओं से संबंधित है, वो नहीं हो सकता। समस्त स्थल पर दिशाएं अंकित, ये दिशाओं को लिख देगा, उत्तर दक्षिण पूर्व, और ग्रहों को बता देगा, लेकिन दिन और रात ऋतुओं के अंदर बता देगा। लेकिन आर्थिक रूप से गतिविधियां होने वाली जो नियम है सरकार के अंदर, इसको 6 जो कक्षा का बालक है, वो 6ठी कक्षा का बालक है, वो नहीं बता सकता, तो प्रतिफल नहीं हो सकता। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150 है, आईसीटी का उपयोग किया जाता है प्रदत्त विश्लेषण में, प्रदत्तों की संख्या में, सूचनाएं एकत्रित करने में, उपयुक्त सभी के अंदर है। किसका पूछा? आईसीटी का सूचना एकत्रित करने के अंदर कर सकता है, प्रदत्त संख्याओं में कर सकता है, और प्रदत्त विश्लेषणों के अंदर। इस प्रकार इसका ऑप्शन का चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारे सामाजिक के जो 60 प्रश्न से वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करने वाले हैं मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हैं वो आने वाले हैं 1 से 30 तक। जीन पियाजे ने शैक्षिक जगत को कौन सा नया संप्रदाय दिया था? संज्ञानात्मक विज्ञान, स्कीमा दिया था, संतुलीकरण दिया था, या उपयुक्त सभी? तो जीन पियाजे ने क्या दिया था? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया था, स्कीमा दिया था, इन्होंने एक शब्द, और संतुलीकरण भी दिया था। इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, मनोविज्ञान से स्वास्थ्य शरीर, मस्तिष्क या आत्मा से दृढ़, विशेषकर शारीरिक रोगों या दर्द से मुक्त होने की अवस्था है। यह परिभाषा किसने दी है? इन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य शरीर, मस्तिष्क या आत्मा से दृढ़, विशेषकर है, यानी आत्मा से क्या है? दृढ़ है, कठोर है, विशेषकर शरीर के रोगों, यानी रोग का मतलब दर्द से मुक्ति होने की अवस्था है। यह किसने कही है परिभाषा? मेनिंजर ने, बोलिंगर ने, या नेवाटर ने, या क्रो ने? किसने दी यह परिभाषा है वो दी है? तो नेवाटर ने यह परिभाषा है वो दी है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए बुद्धि के प्रकारों में कौन सा प्रकार है वो नहीं है इसके अंदर? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या राजनीतिक बुद्धि? थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार है वो बताए थे? आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताए, आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है, इसका निरीक्षण तो हो जाए। तो इन्होंने राजनीतिक बुद्धि है वो नहीं दी, 3 प्रकार बताए थे इन्होंने, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। राजनीतिक बुद्धि है वो किसने नहीं दी, किसने दी है यह बता दीजिए आप। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, स्पेयरमैन ने बुद्धि के किस कारक को वास्तविक व मानसिक शक्ति माना है? स्पेयरमैन ने बुद्धि की कौन सी को वास्तविक और मानसिक शक्ति मान लिया है? कौन सा कारक ऐसा? सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, सामूहिक कारक या सभी को? स्पेयरमैन ने जो सामान्य कारक है उसको क्या माना? इन्होंने कहा वास्तविक कारक है, इसको तो अर्जित किया जाता है विशिष्ट कारक को। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, एक 10 वर्षीय बालक की बुद्धि परीक्षा के आधार पर मानसिक आयु 8 वर्ष सिद्ध हुई है, तो बालक किस वर्ष के अंदर रखेगा? यानी 10 वर्ष का बालक है और उसके 8 वर्ष की हुई है, यानी कितनी हो जाएगा? करीब 80 के करीब हो जाएगा। 10 वर्ष का बालक है, 8 × 100 तो 80 है वो हो जाएगा। तो अति प्रखर बुद्धि, मंद बुद्धि, क्षीण बुद्धि या मुंड बुद्धि? तो क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि बालक है वो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है विद्यालय की समस्याओं से, छात्रों के परिजनों से, शिक्षकों की समस्याओं से या मनोरंजन से? तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो विद्यालय की समस्याओं से होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, क्रियात्मक अनुसंधान में किन समस्याओं का समाधान है वो नहीं किया जा सकता? बाल व्यवहार की समस्याओं का, बाल व्यवहार संबंधी समस्याओं का, या शिक्षण संबंधी समस्याओं का, परीक्षा संबंधी समस्याओं का, या घरेलू कार्य संबंधी जो समस्याएं हैं उनका? तो घरेलू के अंदर कार्य होते हैं, उनका समस्या समाधान नहीं किया जा सकता क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से बाल अपराध यानी बाल व्यवहार संबंधी समस्या नहीं है,
यौन अपराध करना, उपलब्धियों का सही मूल्यांकन नहीं होना, विद्यालय से भाग जाना या कक्षा में लड़ाई झगड़े करना। तो उपलब्धियों का सही मूल्यांकन होना है, वो व्यवहार संबंधी समस्या नहीं हो सकती। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, अधिगम की जनिक प्रक्रिया का प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? सीखने वाले की उन्मुखता, खोज, विस्तार या उपयोगों का निश्चय करना। तो क्या हो जाएगा? सीखने वाले की उन्मुखता है वो प्रथम सोपान होगी। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां है, मिलन व सामंजस्य में विश्वास करने वाले सिद्धांत है साहचर्य का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अस्तित्व का सिद्धांत या संकुलवाद का सिद्धांत। तो सामंजस्य स्थापित है वो संकुलवाद के सिद्धांत के अंदर होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का विस्तार 50 से लेकर के 50 से 70 तक होता है वे कहलाते हैं मूढ़ बुद्धि, मूढ़, जड़ बुद्धि, क्षीण बुद्धि या मंद बुद्धि। तो 50 से 70 के मध्य होते हैं उन्हें हम क्षीण बुद्धि कहेंगे। तो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? शारीरिक विशेषताओं के समुच्चय से, मनोवृत्ति और शील गुणों के द्वारा, बिल्कुल मनोवृत्ति के परिस्थितियों के प्रति प्रक्रिया करने के समुच्चय शैली के द्वारा। तो तीनों का हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, पराहम व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से किस एक पक्ष के प्रतिनिधित्व करता है? कौन परम अहम की बात कर रहे हैं? पराहम है वो किसका प्रतिनिधित्व है? वो करता है नैतिकता का, धार्मिक का, मूल प्रवृत्त्यात्मक का या अतार्किक का। तो जो नैतिक कार्य होते हैं वो पराअहम के अंदर है वो होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, व्यक्तित्व अध्ययन के प्राचीनतम उपागमों ने मानव व्यवहार की व्याख्या की है मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में या पर्यावरणीय उद्दीपकों के संदर्भ में, जननिक कारकों के संदर्भ में या जन्मजात शील गुणों के संदर्भ में। तो व्यक्तित्व अध्ययन के प्राचीनतम उपागमों के अंदर मानव का जो व्याख्या की है वो मूल प्रवृत्ति के संदर्भ के अंदर है वो की गई है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति आत्म आलोचना की योग्यता को बुद्धि का आवश्यक तत्व है वो माना? यानी आत्म आलोचना की योग्यता है वो किसने मानी है? स्पेरमैन में या थ्रस्टर ने या अरमन ने या बिने ने? तो स्पेरमैन है, इन्होंने क्या माना है हम लिख ही लेते हैं, आत्म आलोचना की योग्यता, आत्म आलोचना की योग्यता। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, व्यवहारात्मक विकास जिनका कारण नहीं होगा, जिनके कारण मनोवैज्ञानिक होता है परंतु उनके प्रभाव दैनिक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? मनोग्रस्तात्मक बाध्यता, मनस्ताप, उन्माद, मनोशारीरिक विकास या अवसाद। तो जो मन के अंदर होते हैं उसको हम मनोग्रस्ता, बाध्यता, संताप है वो कहते हैं। व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं के कारण जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उसे हम कहेंगे मनोग्रस्तात्मक बाध्यता, मनस्ताप। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, जो उपागम मनुष्य के वर्ण तथा कार्य की स्वतंत्रता पर बल देता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यवहारात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम या संज्ञानात्मक उपागम या मनोगत्यात्मक उपागम? तो मानवतावादी उपागम है वो कहेंगे। जो उपागम मनुष्य के अंदर है वो वर्ण और कार्य की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ है कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में आता है वह कहलाता है आत्म अस्मिता का निर्माण, अस्मिता संकट, किशोर आत्म केंद्रिता या भूमिका भ्रांति। तो जो किशोर आत्मिक केंद्रीकरण होते हैं उसके अंदर आत्मिक केंद्रीकरण संज्ञान का विकास है, उसके अंदर विश्वास उनको होने लगता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, कोई ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वतः नहीं होती किंतु जो किसी अन्य वस्तु के साहचर्य यह अक्षमता अर्जित कर लेता है वह मानी जाती है प्राथमिक प्रबलन के रूप में,
आंशिक प्रबलन के रूप में, विभेदी प्रबलन के रूप में या गौण प्रबलन के रूप में? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौण। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोई भी वस्तु है जिसमें व्यवहार के प्रबलन करने की अक्षमता अपने आप विकसित नहीं होती है, किंतु जो भी किसी अन्य वस्तु के साहचर्या यानी साथ अर्जित करती है, हमें हो जाती है, उसका पता नहीं लगता। किसी भी वस्तु के साथ साथ अर्जित होना वो गौण प्रबलन है, वो होती है, दिवी छिपी हुई रहती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व है वो करता है? इनमें से कौन सा है जो किसका कर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन है वो करता है? अंतर्नोद सिद्धांत, उन्दोलन सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत या आवश्यकता सोपान का सिद्धांत? अभिप्रेरणा के अंदर कर्षण का सिद्धांत है वो प्रत्याशा का सिद्धांत है, वो इसकी प्रतिनिधित्व है वो करता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में कितने सदस्य हैं? वो होंगे 19 होंगे, 15 होंगे, 21 होंगे या 16 होंगे? तो 15 सदस्य है वो सलाहकार परिषद के अंदर है वो होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, आंतरिक विभिन्नता, बाह्य विभिन्नता, उपयुक्त कोई नहीं। तो व्यक्तित्व के दोनों प्रकार होते हैं, बाह्य और आंतरिक। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, प्रतिभावान बालक की विशेषता होती है अध्ययन की योग्यता, निर्देशक की कम आवश्यकता, उच्च बुद्धि लब्धि एवं नेतृत्व की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर अध्ययन की योग्यता होगी, निर्देशन की आवश्यकता बहुत कम होगी और उच्च बुद्धि लब्धि का नेतृत्व होगा। इस प्रकार चौथा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सा बाल अपराध है? यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान, उपयुक्त सभी। तो बाल अपराध के अंदर हम यौन अपराध को रखेंगे, चुनौती देने वाली प्रवृत्ति होती है, धूम्रपान है, इसको भी हम रखेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर उपयुक्त सभी है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का स्वरूप है? विशिष्ट कक्षाएं, अपनी देखभाल, प्रशिक्षण, व्यक्तिगत प्रशिक्षण। मंदबुद्धि के अंदर है ये सारी हैं वो जरूरत होती है। तो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, मूल्यांकन का अर्थ होता है परीक्षण करना, निरीक्षण करना या निर्णय देना या उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, अधिगम का मुख्य चालक क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है, शिक्षण विधि होती है, पाठ्य पुस्तकें होती हैं या सह पाठी होते हैं? तो अभिप्रेरणा होती है वो किसका? अधिगम का मुख्य है वो चालक होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है वह है इसने का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत या आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत? तो इसने का सिद्धांत ऐसा कोई सिद्धांत है अभिप्रेरणा के अंदर है वो नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, जिस कल्पना के आधार पर हम कुछ नई अभितिक तत्वों का निर्माण जैसे किसी कविता का लेखन कर पाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? ग्राही कल्पना, परिमाणवादी कल्पना, सौंदर्य बोधी कल्पना या सृजनात्मकता? यानी सृजनात्मकता का अंदर नया है, कुछ नया करना, कुछ नए की और बढ़ना। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, शिक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित अधिगम उपयोगी किस कल्पना को बताया गया है? परिणामवादी, सौंदर्य बोधी कल्पना को, सैद्धांतिक व कल्पनात्मक कल्पना को या अनोखी कल्पना एवं कल्पनात्मक कल्पना को? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर परिमाणवादी होती है और सौंदर्य बोध कल्पना होती है। इसे हम दृष्टिकोण के हिसाब से सबसे उत्तम है वो मानते हैं। तो अब हम हिंदी भाषा यानी प्रथम भाषा हिंदी को है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश से प्रश्न करने वाले हैं। हमारा 31 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द इयां प्रत्यय से निर्मित? एक तो आता है इयां और एक है इयां। इसका विशेष रूप से आपको अध्ययन करके है एग्जाम हॉल के अंदर जाना है। अधिक प्रश्न है इनसे पूछे जाते हैं। सीपियाँ, नदियाँ, हवाएं या नज़दीकियाँ? तो हवाएं हैं, इसके अंदर ए प्रत्यय है, ए प्रत्यय। तो हवा धन ए प्रत्यय हो जाएगा, हवाएं हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, हिमालय पर्वत में संज्ञा है? हिमालय पर्वत का नाम है वो हिमालय दे दिया है। तो जहाँ व्यक्ति का नाम हो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। अगर पर्वत आता तो जो हम उसको जातिवाचक कह सकते थे। पहला ऑप्शन उसका हो जाएगा। और धीरे धीरे पृथ्वी तल से बदलती रहती है, रेखांकित
है रेखांकित क्रिया विशेषण है वो हो जाएगा, मैंने धीरे धीरे को है वो कर दिया रेखांकित। कालबोधक, स्थानबोधक, रीतिबोधक या संबंध, तो धीरे धीरे के अंदर रीतिबोधक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है भूकंप शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो भूकंप एक प्रकार का क्या है, जाति है। भूकंप का नाम नहीं दिया गया है, चक्र ऐसे भूकंप के अलग अलग नाम होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसके अंदर जातिवाचक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है पृथ्वी तल सदा बदलता रहता है। पृथ्वी का तल है वो हमेशा बदलता रहता है। पृथ्वी का तल हमेशा क्या है, बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। तो हमने सदा को है वो कर दिया। रेखांकित पद है क्रिया विशेषण होगा। कालबोधक को, स्थानबोधक को, रीतिबोधक या संबंध बोधक, तो हमने रेखांकित सदा को किया है तो इसके अंदर कालबोधक है वो आ जाएगा। प्रश्न पहला ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो निर्मल हृदय का अर्थ गद्यांश के अनुसार क्या होगा। निर्मल हृदय का अर्थ मरणासनों का घर, रोगग्रस्तों का घर, निराश्रियों का घर या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, गद्यांशों के अंदर हमने मरणासनों का घर दे रखा है, रोगग्रस्तों का और निराश्रियों का घर भी दे रखा है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है जिनको कोई नहीं चाहता उसके लिए वाक्य का वाक्य में काल कौन सा काल है जिनको कोई नहीं चाहता है। वर्तमान है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या आसन भूतकाल या संदिग्ध वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल हो गया, चाहता है, ता है, ती है आ गया, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है लिंग के संदर्भ में गलत कथन है। बीमारी से बीमार से बीमारी, मूर्तिमान से मूर्तिवती, भिखारी से भिखारिन, नर से नारी। तो इसके अंदर कौन सा गलत हो जाएगा, तो मूर्तिमान से मूर्तिवती ये गलत हो जाएगा। हमें गलत पूछा है तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वचन के संदर्भ में गलत को छांटिए। बहुधा, संपूर्ण, लोग और धर्म। वचन के संदर्भ में गलत है वो धर्म होता है, तो गलत हमें धर्म है वो छांटना। बहुधा, संपूर्ण और लोग ये किसके बहुवचन है, ये एक वचन। इसके अंदर पूछा है हमें वाक्य के अंदर इनसे अलग भेद है, तो हमें इस तरीके से देखना है, तो चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है बेसहारा लोगों के लिए उपयुक्त शब्द है। बेसहारा लोगों के अनाथ, असहाय, निराश्रित या मरणासन। तो अनाथ लोग बेसहारा होते हैं उसको असहाय लोग भी कहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है किस वाक्यों में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है वो नहीं लगा। किसके अंदर विराम चिन्ह नहीं लगा। हाँ मैं यह काम अवश्य करूँगा, हाँ मैं यह काम अवश्य करूँगा। वह हाथ जोड़ती रही, ससुराल वाले उसे पीटते रहे। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। काश यह जिंदा होता। तो किसके अंदर गलत है, वो रामचरितमानस के अंदर है, क्योंकि यह कथा है। तो इसको हम क्या करेंगे, उद्धरण चिन्ह से है लोग करेंगे। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है घूमने फिरने वाला साधु। वाक्यांशों के लिए घूमने फिरने वाले साधु के लिए हम किस प्रकार का वो उपयोग करेंगे। योगी, तपस्वी, श्रमण या परिवज्राक। तो घूमने फिरने वाले साधु के लिए परिवज्राक है, परिवज्राक का शब्द का प्रयोग है तो किया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसका चौथा ऑप्शन है वो राइट होगा। प्रश्न नंबर जो 43 है वह है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध को छांटना है। प्रतिभूति, पड़ोसी, बीमार या कवयत्री। तो वर्तनी की दृष्टि से हमारा जो शुद्ध होगा वो कौन सा होगा, कवयत्री। कहाँ हमें इसका शुद्ध है वो किस तरीके से देखने को मिलता है, ऐसा मिलता है, लेकिन यह गलत हो जाएगा। कव धन इत्री है वो इसका सही होता हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है निम्नलिखित में से असंगत है। एक तरफ राजस्थानी भाषा के शब्द दे रखे हैं, दूसरी सूची में हमें हिंदी रूप है वो दे रखे हैं। इनमें से कौन सा है वो इसके अंदर शुद्ध मिलान वाला है वो नहीं है। दर्पणी, स्थापित करना, लुकानो, छिपाना, अस्कनो, तलवार की म्यान को साफ करने का लोहे का औजार, थूथो, गेहूं का गाढ़ा दलिया। तो कौन सा है इसके अंदर है वो क्या नहीं है, तो दर्पणी है बिल्कुल स्थापित करना, लुकानो, छिपानो, अस्कनो तलवार के म्यान के ऊपर साफ करने के लोहे का, ये भी सही है। इस गेहूं का गड्ढा दलिया ये नहीं होता, थूथनो ये गलत है। चौथा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है धनवंतरी के कांटों
धन्वंतरी के कांटा लगा दौड़े लोग हजार। लोकोक्ति का अर्थ, धन्वंतरी के कांटा लगा दौड़ लगे हजार, दौड़ने लगे लोग हजार। यह थी पूंजीपति पर थोड़ा कष्ट आने पर लोग संवेदना प्रकट करने तुरंत आ जाते हैं। तो इसका यही हो जाएगा, धनी जो लोग पूंजीपति होते हैं उसके पास बहुत से लोग आ जाते हैं। तो ये तो इसका मतलब ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं? भाषा हमारे 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं? पारिवारिक, सामंजस्यिक, संपूर्ण, सामाजिक संपर्क बिल्कुल प्रभावित करता है। सामाजिक संपर्क, पारिवारिक की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। तो चौथा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी या इनमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा है वो किसकी लिपि है? वो देवनागरी की लिपि है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की विशेषता है? भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने में, यह भी सही है। भाषा शिक्षण के अधिगम क्रियाओं को सुगम बनाने के लिए होता है। भाषा शिक्षण में समय की बचत करने के लिए उपयुक्त सभी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या होगी? विद्यालय का मैदान होगा, विद्यालय का मैदान हो जाएगा, या इमारत हो जाएगी, या श्यामपट्ट हो जाएगा, या ये सभी। भाषा हिंदी शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हमें श्यामपट्ट की है वो ज़रूरत होती है। तो तीसरा ऑप्शन है, हमेशा सभी नहीं होगा, तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है वो कौन सी है? वस्तुनिष्ठता और विभेदीकारी, व्यापक और व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता। ये उपयुक्त सभी। जो विश्वसनीय होते हैं और जो वैध होते हैं वही उत्तम होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसका कि भाषा शिक्षण में उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए? व्यापक और व्यवहारिक होना चाहिए, विश्वसनीय और वैधता भाषा शिक्षण के अंदर। तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है, भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है? निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण से अभिप्राय है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। ये वांछित या व्यवहारगत परिवर्तन होता है। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की यह पूर्ति है वो उसका उद्देश्यों की पूर्ति करता है। चौथा ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, विविध कक्षा कक्ष में बच्चों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण संबंधी दोष है? ध्वनि तत्व, स्वराघात, इकार उकार या उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के अंदर है वो कौन सी होती है? ध्वनि तत्व भी होते हैं, स्वराघात, इकार, ई वाले और ऊ वाले भी होते हैं। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 54 है, विविध कक्षाओं में छात्रों में वर्तनीय शुद्धियों हेतु उपयुक्त उपाय क्या करना चाहिए? उपचारात्मक, निदानात्मक या उपयुक्त सभी। तो हमें क्या करना चाहिए? इसके अंदर उपचारात्मक और निदानात्मक है वो दोनों है करना चाहिए। हमें उपचार तो तभी करेंगे, उपचार का पता लगने के बाद निदान करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? निगमन विधि, आगमन विधि, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहला और दूसरा दोनों यानी तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? साहित्यिक, व्यावहारिक, पहला या दूसरा? तो व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है वो कौन सी है? साहित्यिक होती है और व्याकरण दोनों होती है। तो पहला और दूसरा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहानी सुनने से क्या होता है? देखिए, बच्चों की कल्पनाशीलता, कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास है वो होता है। कहानी सुनने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं या बच्चे अनुशासित होते हैं। तो कहानी सुनने से बच्चे की कल्पनाओं का विकास होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है? तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति का विकास, दोनों का विकास उपयुक्त में से। तो तार्किक का तो होगा ही होगा, मनन शक्ति का भी होगा। तो तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा दोनों। अगला 59 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता इनमें से नहीं है? भाषा के ज्ञान में विकास करता है? बिल्कुल करता है, भाषा के ज्ञान में विकास करता है। भाषा शिक्षण सुलभ वातावरण तैयार करता है, यह भी सही है। अंतर्गत प्रक्रिया एक असक्रिय रहता है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत
ऐसी क्रिया रखता है। भाषा शिक्षण सीखने की एक विशेषता है। भाषा शिक्षण में अंतर्गत ऐसी क्रिया रहता है, यह गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन है इसका नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला 60 नंबर का प्रश्न है, जब बालक किसी भी सीखी गई बात का उपयोग करता है तो प्रक्रिया कहलाती है। प्रेरणा, अधिगम या शिक्षण या अधिग्रहण। तो जो बालक है उसको ग्रहण करता है उसे हम क्या करते हैं? अधिग्रहण। सीखी कोई बात को ग्रहण करता है तो उसे हम अधिग्रहण कहेंगे। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा राइट। अब हम संस्कृत भाषा, जिससे हम दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग है वो कहीं कर रहे हैं, इसका है 61 नंबर का प्रश्न। आज समय है वो थोड़ा सा अधिक लगेगा। संस्कृत व्याकरणे इत्से संज्ञा कस्य किम भवति। संस्कृत है वो उसके अंदर कौन सी संज्ञा आती? आगम है, विपर्य है, वृद्धि है या लोप। संस्कृत व्याकरण के अंदर इत्य संज्ञे किम भवति। संस्कृत व्याकरण के अंदर है लोप होता है, लोप है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, उपमा अलंकारे है कीदृशम सामयिक उपस्थाप्यते अस्पष्टम, स्पष्टम या वैचित्र्यजनकम, वैचित्र्यजनक है, विचित्र्यजनक या प्रस्फुटकम सुंदरम च। तो उपागम अलंकार होता है उसका, उसके अंदर सुंदर और प्रस्फुट और सुंदर, सुंदर और प्रस्फुट होना, यानी उपमा की उपमेय और उपमान दोनों दिए हुए हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, 5-7 इति शब्द शोधियत, यानी 5-7 इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। 5-7 50 है, 55 है या 5 है या 5 है। तो इसका 5 है वो हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, कौन सा प्रश्न है? 57 हो जाएगा। सॉरी, ये 1 मिनट, इसके अंदर क्या है, क्या पूछा है? अच्छा 55 का पूछा है, तो 57 हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, 10:10 हुए इत्स्य रूपम संस्कृत भाषा कम उच्यति। संस्कृत भाषा के अंदर उचित रूप है उनमें लिखना है। 10 है, 10 वादनम, 10 वादनम, 10 अधिक 10 वादनम, 10 से अधिक 10 बज गया। इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, वो यह है कि संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्नाहा भवेयु। संस्कृत मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न या समन्विताः। तो संस्कृत के लिए लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो होने चाहिए, वाक्य हैं, क्योंकि इसके शब्द है वो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, विद्यार्थी भयम यक्ष्याः भाषाः प्रिचर्यार्थः कथम है मार्ग है न समुचित। अंत्यून प्राश कमी कविधाभि गीतो च शब्दे लघुहा शब्दे लघुवाक्ये च वर्णमालायाः अक्षराणां शिक्षणेन मौखिक श्राविका आदान प्रदान करना, मौखिक रूप से, मौखिक और सुनने के माध्यम से आदान प्रदान करना, या अंत्याक्षरी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, या मतलब शब्दों को छोटे छोटे या वर्णमाला या अक्षरों का ज्ञान करवा करके भाषा की परिचय है वो किस प्रकार से करेंगे हम? तो वर्णमाला सबसे पहले, उसके बाद अक्षर का ज्ञान है वो करवाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, कुशलम पुटलम नास्ति। आगे आ जाएगा, संरचनात्मक या कल्पनात्मक या प्रगत्यात्मक या सुचिंतितम। तो क्या हो जाएगा? इसका चौथा ऑप्शन है, कुशलम पठनम नास्ति सुचिंतनम। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, व्यापकम वाचनम अधोलिखितेषु केन सह संबंधम नास्ति। व्यापक मूल्यांकन वाचन करने के लिए इनमें से कौन सा संबंध है वो नहीं है। एतेत पठन से अधिकम आनंद लभ्यते, एतेन सूक्ष्म विषयाणां पठनं भवति येन गंभीर बोधम भवति, एतेन भाष्येधिकम वृद्धि भवति, एतत् पाठस्य सामान्य बोध
अर्थे अस्ति, सामान्य बोध का अर्थ करवा करके। तो इसके अंदर व्यापक वाचन करने के लिए क्या नियोज्य, एचेन सूक्ष्म विषयाम पठनम भवति येन गंभीर बोधम भवति। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, लेखन कलाया अत्यधिकम महत्वम वर्ते। लेखन कला की अत्यधिक महत्व कौन सा है? मंचेषु, नाटक स्थलेषु, गृहेषु या विद्यालयसु। तो लेखन कार्य का अधिक से अधिक महत्व है वो किस में हो जाएगा? विद्यालय के अंदर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हमें गद्यांश से है वो प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। प्रश्न नंबर 70 का है, जगत इत्यतर कै भवति। जगत के अंदर कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है, षष्ठमी है, सप्तमी है या तृतीय है? तो जगत के अंदर षष्ठमी विभक्ति है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, वैगदेशवपि इत्यत्र कै संधि। इसके अंदर कौन सी संधि है? यण संधि, विसर्ग संधि, वर्धी संधि या पररूप संधि। तो इसके अंदर यण संधि है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, विकृतम इत्यत्र कै प्रत्यय। विकृतम है, इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु प्रत्यय, कत्वा, कत या अणुवल प्रत्यय। तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? वो कत प्रत्यय है। कत प्रत्यय हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है, संस्कृत भाषाम कति वेदा सन्ति। संस्कृत भाषा के अंदर कितने वेद हैं? तो चतवारी हमें पता है, क्यों टाइम बिताई, 4 हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, एकता सूत्रे इत्यत्र समास विग्रह कै अस्ति। एकता सूत्र का समास विग्रह क्या होगा? एकता सूत्रे या एकताम सूत्रे या एक समीन है सूत्रे। तो इसका एकताया सूत्रे हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें गद्यांश से प्रश्न है वो पूछे हैं। राग्याम इत्यर्थ विभक्ति अस्ति। राग्याम के अंदर कौन सी विभक्ति है? सप्तमी बहुवचन, षष्ठमी बहुवचन, पंचमी बहुवचन या चतुर्थी बहुवचन। तो राग्याम है, इसके अंदर षष्ठमी बहुवचन है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 है, अभवत इति पद्यम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम अस्ति। अभवत इसके अंदर कौन से लकार का प्रयुक्त हुआ है? लट लकारे, लोट लकारे, लंग लकारे या विधि लंग लकारे। तो इसके अंदर लंग लकारे है, इसका प्रयोग लंग लकार है अभवत। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, वीराणाम इत्यस्य विलोम शब्द क्या अस्ति। वीराणाम विलोम का विलोम शब्द क्या होगा? वीरांगनानाम, वीराणी या वीरेशु। तो इसका क्या हो जाएगा? वीराण का वीरांगनानाम। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, अत्र अकेनानि रमणीयानि स्थानानि वर्तते। वाक्य से लोट लकारे परिवर्तित रूपम अस्ति। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानम वर्तते। यहाँ पर अनेक स्थान है वो भ्रमण करने के लिए हैं। इसका लोट लकार हमें है वो करना है। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि सन्ति या अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानम आसीत्। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानी वर्तांतम या अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि भविष्यति। तो इसके अंदर हो जाएगा, देखिए वर्तांत आसीत और इसके अंदर हमें देखना और तो सभी हमें स्वयं मिलेंगे। तो अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थान वर्तांत, यहाँ पर अनेक प्रकार के घूमने के लिए स्थान है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, नम्य प्लस तुमुन प्रत्युक्त पदम किम। तो इससे कौन सा पद बन जाएगा? नमयुक्तम से नम धन तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसके अंदर कौन सा बनेगा? निमुतम या निमित्वा या नंत्वम या नमनीय। तो इसके अंदर नंतुम है वो बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है, हरि वैकुंठ में रहते हैं। संस्कृत अनुवाद करना है, हरि वैकुंठ के अंदर रहते हैं। इसका हरि वैकुंठम अधिवस्ति, हरि वैकुंठम अधिवस्ति या हरि वैकुंठम वस्ति। हरि ही वैकुंठे अधिवस्ति, हरि वैकुंठे उपवस्ति। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? हरि वैकुंठम अधिवस्ति का मतलब निवास करते हैं, रहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है,
सहपत्रम लिखित, सहपत्रम लिखित वाक्य से आए, वाच्य परिवर्तन करना है। इसका वाक्य परिवर्तन क्या होगा? सहपत्र लिखति, सहपत्रेण, सहपत्रेण लिखति, तेन पत्रम लिख्यते, तेन पत्रम लिखति, सहपत्रम लिखति। तो सहपत्रम तेन पत्रम लिख्यते हो जाएगा। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, निम्नांकितेषु शुद्धम वाक्यमस्ति, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। श ईश्वरम नमति, शम है ईश्वरम, ईश्वर से नमस्करोति, स है ईश्वर नमस्करोति, श है ईश्वरेण नमस्करोति। तो स है ईश्वरन नमस्करोति, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, निम्न सुक्ते मूल रूप अस्ति, इसका सुक्ति का मूल रूप क्या है? अहितम मनोहारी च सुलभम वचनम, स सुलभम वचः, हितम मनोहारी च सुलभ वचनम, हितम अमनोहारी च दुर्लभ वचः, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः। तो हमें इनमें से हित मनोहारी च दुर्लभ वचः, हित मनोहारी च दुर्लभ वचः है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमें लोकोक्ति है वो पूछी है। प्रश्न नंबर 84 है, बलि से पृथ्वी मांगता है, बलि से पृथ्वी है वो मांगता है, वाक्य से अनुवाद अस्ति, वाक्य का अनुवाद करना है। बले वसुधाम याचयति, बलि याचते वसुधाम, बलि याचते वसुधा, बलिना याचते वसुधा। तो बलि याचते वसुधाम यह हो जाएगा, याचना कर रहा है, याचते। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 है, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम कौशलम विद्यते, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा है? श्रवण करना, पठनम, संभाषणम या लेखनम, LSRW। तो LSRW, तो इसके अंदर श्रवण कौशल है पहला होता है। प्रश्न नंबर 86 है, नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक है रंगमंचे कार्यति, संस्कृत नाटक पाठ योजना के अंदर शिक्षक क्या करता है? नाटकम, अभिनयम, खंड काव्यम या वाचनम। तो अभिनय होता है नाटक का, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87, अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वो किसका है? नाटकम, महाकाव्य, खंड काव्य, कैसा है? कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम है वो एक प्रकार का नाटक है और किसका है? कालिदास का है, कालिदास जी का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। मृच्छकटुकम है इनका। अगला है 88 नंबर का प्रश्न है, कथा श्रवणे अनावश्यक वर्तते, कथा सुनने से क्या अनावश्यक होता है? कथा श्रवणम, सरल भाषा, कथया मुख्यता विशेषता या पुस्तक से प्रयोग। कथा श्रवण का आवश्यक होता है, कौन सा अनावश्यक है? तो इनके माध्यम से कथा का होता है लेकिन पुस्तक के माध्यम से सुनता नहीं है, मौन वाचन होता है। तो चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द अस्ति, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है उपसर्ग रहित है? अनुराग, पराग, विराग या समलाभ। तो इनके अंदर कौन सा है वो हो जाएगा? इसके अंदर अनु उपसर्ग है, अनुराग, इसके अंदर क्या है? अनु है, इसके अंदर वी है और इसके अंदर सम है। तो पराग हो जाएगा इसका, पराग मूल रूप है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 का है, संस्कृत शिक्षणे प्राचीन पद्यते मुख्य उद्देश्यम संति, संस्कृत शिक्षण का प्राचीनतम मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? भारतीय संस्कृति परिचय, भारतीय संस्कृति का परिचय करवाना या स्वाध्यायम प्रति छात्राणाम अभिरुचि उत्पन्नम पादनम। बिल्कुल सही है, रुचि उत्पन्न करना होता है संस्कृत का, पुरानी संस्कृति हमारा उसका परिचय करना होता है। स्वाध्यायम शुद्धोच्चारणम, सामर्थ्य प्रदान करना, शुद्ध उच्चारण के लिए सामर्थ्य प्रदान करना, यह भी हमारा सही है। तो इस सर्वे यानी सारे ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे।
चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने आज मॉडल पेपर 10 है वो उसको किया है। आज हमने इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन किया है। आज हमने क्या किया है, सामाजिक के जो प्रश्न है, सामाजिक के अध्ययन है, उसके प्रश्न हमने पूर्व के अंदर है वो रखे हैं, ताकि आपकी तैयारी है अब सुनिश्चित रूप से हो जाए। और आपको एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि आप अपना मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करते मैंने आपसे कुछ प्रश्न है वो पूछे हैं, उसका उत्तर निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स के अंदर दें, ताकि आपका ज्ञान है वो संकुचित न रह करके समुचित रूप से भंडार के रूप में हो। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर है वो हमें बताइए। आपको ये जान करके खुशी होगी कि हमने आपके लिए जो रीट वाले हैं विशेष रूप से उनके लिए हमने क्या शुरू किया है। हम हिंदी के साथ साथ हम हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके प्रश्न, सामाजिक की जो शिक्षण विधियाँ उनके प्रश्न, संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ उनके प्रश्न, यानी टोटल 10-10 प्रश्न लेकर के 30 प्रश्न है वो हम शिक्षण विधियों के जल्द ही शुरू करने वाले हैं। अभी हमने आपके लिए इतिहास, राजस्थान का इतिहास रीट के लिए विशेष रूप से एक रामबाण साबित होने वाली क्लास है वो शुरू की है। उसके अंदर हमें प्रत्येक टॉपिक के है वो लगभग जितने प्रश्न हैं हमारे पास आ गए हैं अब तक के कक्षाओं के अंदर 2024 से पहले की उन प्रश्नों को हमने एक सार के रूप में है वो ये प्रश्नोत्तरी शुरू करी है, वो आपके लिए कारगर साबित होगी। धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।